नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। छावा ने पिटते हुए बॉलीवुड के पेट में एक ऐसी ज़बरदस्त लात मारी है कि बेचारा बॉलीवुड जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। लेटेस्ट कैजुअल्टी बताएं आपको, लेटेस्ट कैजुअल्टी है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि छावा तो पहुंच गई है 660 करोड़ पे, पुष्पा 2 को क्रॉस करने वाली है, और पुष्पा 2 को क्रॉस अगर कर गई, ये मान लीजिए 1000 करोड़ पर पहुंच गई, तो भाई बॉलीवुड की तो पूरी तरह से ऐसी तैसी हो जाएगी। बॉलीवुड का मॉडल क्या था? यदि आप पीछे जाएं तो बॉलीवुड का सीधे सीधे मॉडल ये था कि बॉलीवुड को कैप्चर किया गया 50 के दशक में कुछ लीगियों द्वारा। मुस्लिम लीग के जो सिंपथाइजर्स इत्यादि थे, जो चूँकि कमाई बम्बई में ज़्यादा थी उनकी, और वो पहले तो फेवर किया करते थे मुस्लिम लीग के लिए, तराने लिखा करते थे। भाई ये हमारे जो जावेद चीचा हैं, इनके मामा जी हुआ करते थे, मजाज लखनवी शायर थे, और बड़े तराने इन्होंने लिखे लीग के लिए, पाकिस्तान के लिए। और ये कैफ़ी आज़मी, आप जानते हैं, शबाना आज़मी के पिताजी, और इनके ससुर जावेद चीचा के। तो ये जावेद चीचा के ससुर, जावेद चीचा के मामा, पूरी फैमिली जो थी पूरी तरह से एक तरह से इस्लामी लीगी ये सब थी। और ये अकेले नहीं थे, दुनिया भर के ऐसे लोग थे, और सारे के सारे कम्युनिस्ट लीगी जितने भी थे, इन्होंने एक बनाई प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, और एक थिएटर ग्रुप बनाया कॉल इप्टा से पहले से था, ये प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन बाद में बनी। और फिर इन्होंने बैठ के आराम से 20 साल तक धीरे 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 बॉलीवुड को अंदर से खोखला किया। यदि आप आरंभ की जितनी भी आप मूवीज़ देखेंगे बॉलीवुड में, तो वो अधिकतर आपको पौराणिक कथाओं पर मिलेंगी। यहाँ तक कि जो पहली मूवी बनी थी बॉलीवुड में वो राजा हरिश्चंद्र की थी, और उसके बाद इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनी, भक्त प्रहलाद पे बनी, और भगवान राम और भगवान कृष्ण और गोपिकाओं पे तो पता नहीं कितनी मूवीज़ बनी। और 50s में भी आप देखते थे, बल्कि 60s के अंत तक हर मूवी में कहीं न कहीं पर एक भजन आ जाता था। फिर वो हर मूवी से वो हर दूसरी तीसरी मूवी में शिफ्ट हुआ, लेकिन फिर भी आपको साल में 10-20 बड़े अच्छे भजन जो है वो सुनने को मिल जाते थे बॉलीवुड से। और धीरे 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 ये कम हुआ, कम होते होते जब तक सलीम जावेद का ज़माना आया, उस टाइम तक एक स्टीरियोटाइप तो ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन वालों ने नेहरू जी के तत्वावधान में और नेहरू जी की प्रेरणा से तो वो सेट कर ही दिया था। और वो सेट क्या किया गया था कि इन्होंने स्टीरियोटाइपिंग कर दी, और आपके जिसको कहते हैं कि ब्राह्मणों को ढोंगी बता दिया, वो स्टीरियोटाइप आपको देखने को मिल जाएगा। और 50s के मिड 50s से लगातार ये इस तरह से चलता रहा कि यार जो विलन जो है वो अक्सर आपको ठाकुर दिख जाएगा, और ज़मींदार या कोई क्षत्रिय है तो वो बिल्कुल क्रूर दैत्य जैसा होगा, लुटेरा होगा, या राजा होगा तो खूंखार होगा। बढ़िया जो होगा वो धोखेबाज, छली कपटी, एक्सटॉर्शनिस्ट, इस तरह का होगा। और बाकी साहब जो बाकी जितने हैं आपके, अगर कोई आपको पीर साहब मिल गए या मौलवी साहब मिल गए तो वो बहुत ही अच्छे आपको दिखाए जाएंगे, और कोई पादरी मिल गया तो वो तो बस दया की प्रतिमूर्ति ही दिखाया जाएगा। तो ये आपने देखा, और इसका जो है वो सबसे अच्छा चित्रण आपको दीवार में बताया जाता है। जब दीवार मूवी आई तो दीवार में आपको दिखाई इस तरह का चित्रण। अब ये फिर चला गया, ये पूरा जो इसकी फाइनेंसिंग थी ये चली गई अंडरवर्ल्ड के हाथ में। अंडरवर्ल्ड जो था बॉम्बे का, वो पूरी तरह से मुसलमानों के हाथ में था, इक्के दुक्के लोगों को छोड़ के। फिर 80s में ये पूरा चला गया, 80s के बाद बल्कि 90s में तो पूरी तरह से दाऊद के हाथों में चला गया। और दाऊद के हाथों के बाद फिर आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से एक गिरहकट
टाइप के लोग यहाँ पर आ गए और ख़ास तौर से जो स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह में, आपके राइटिंग स्क्रिप्ट राइटिंग में तो पूरी तरह से इन्हीं का बोलबाला हो गया और ये अलग अलग तरह से जो इस्लामी तौर तरीक़े हैं वो ऊपर थोपते रहे। धीरे धीरे क्या मतलब है, इंटरनेट के आने के बाद से मैं कहूँगा कि ये चेतना लोगों में जागृत होनी आरंभ हुई कि भाई ये क्या दिखाया जा रहा है ये बॉलीवुड में। और फिर बाद में जब यूट्यूब का मोनेटाइजेशन आरंभ हुआ 2016 के बाद, तो बहुत सारे लोग फिर यूट्यूब में आके और इन चीज़ों को पॉइंट आउट करने लगे। जयपुर डायलॉग्स पे भी आपने देखा, फिर वो बेस्ट ऑफ बॉलीवुड जो है, जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम का वो संजीव नेवर जी ने अपना एक वो हैंडल चलाया और उससे धीरे धीरे लोगों में ये चेतना जागृत हुई कि भाई हमारे तो बिल्कुल जितने भी मान बिंदु हैं, हमारे जितने भी प्रतीक हैं, उन सब की तो इन लोगों ने ऐसी तैसी करके रख दी। फिर जैसे जैसे इंटरनेट पे जो सही इतिहास है उसकी बात आने लगी, सही इतिहास के लेखन की, हमारे जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से कुछ बहुत सारे अच्छे नए इतिहासकार भी निकले, इंटरनेट के माध्यम से उनका परिष्कार भी हुआ। ये सब होते होते आपने देखा फिर उसके बाद फिर राम मंदिर का निर्णय भी आया, आपका कश्मीर का भी उद्धार हुआ। ये सब होते होते फिर आपने देखा कि कुछ ऐसी फिल्में आने लगीं। छोटे मोटे प्रयास तो पहले भी हुए थे, लेकिन फिर बड़ी एक आपको कश्मीर फाइल के रूप में देखने को मिली। और फिर कश्मीर फाइल के बाद फिर आपकी केरला स्टोरी आई और उसके बाद फिर ख़ास तौर से तेलुगु सिनेमा ने जो भारत की परंपराएं हैं उनको और उदात्त रूप में दिखाना आरंभ किया। जैसे बाहुबली में देखा होगा आपने, तो बाहुबली में वो पुरानी परंपराएं, संस्कृत श्लोक, शिव भक्ति, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी और वो बिल्कुल एक मेन स्ट्रीम मूवी थी। तो मेन स्ट्रीम मूवी में तेलुगु सिनेमा में या आपके जो हैदराबाद बेस्ड जो इंडस्ट्री है तेलुगु मूवी वाली, उसने फिर ये बहुत अच्छा कार्य आरंभ किया। और बाद में फिर आप देख रहे हैं कि ये कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, फिर कांतारा ऋषभ शेट्टी वाली, और अब छावा। छावा मैंने बताया आपको 650 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के जो आइकॉन्स थे वो धड़ाधड़ कोलैप्स होते गए, धड़ाधड़ कोलैप्स होते गए। ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म फ्लॉप हो गई। पठान को ज़बरदस्ती दिखाने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े ये बताने के लिए कि इसने 1000 करोड़ रुपए बनाए, क्योंकि वो भ्रम जो था वो जारी रखना आवश्यक था। उस चक्कर में पता चला कि करण जौहर जो हैं वो बैंकक्रप्ट हो गए और करण जौहर को अपनी कंपनी में धर्मा प्रोडक्शंस में स्टेक बेचनी पड़ी लंबी चौड़ी। आजकल तो शायद वो माइनॉरिटी होल्डर हो गए हैं अपनी खुद की कंपनी में। और सब अब इस चक्कर में पड़े हैं कि भाई कैसे तो ये जो बॉलीवुड का दर्शक था इसको वापस लाया जाए। लेकिन इसको वापस लाने का केवल एक ही तरीका है जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को तो पता चल गया है। और अब ये छावा के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि यही कथाएं चलेंगी। वो फर्जी पृथ्वीराज चौहान जैसी कहानी जो बॉलीवुड बनाता है उस टाइप की कोई भी फिल्म अब नहीं चलेगी, क्योंकि उस पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज चौहान का वहाँ पर गौरवगान नहीं हुआ, मानवर्धन हुआ। तो अब बॉलीवुड को यह पता चल गया कि बॉलीवुड में जिस तरह के नशेड़ी, गंजेड़ी और इस्लामी जो तत्व जो घुसे हुए हैं उनसे अब कुछ नहीं हो सकता। यदि करना है तो इस पूरे बॉलीवुड को डिसमेंटल करना पड़ेगा और डिसमेंटल करके जो हमारे शौर्य के प्रतीकों की पुरानी गाथाएं हैं उनको सामने लाना पड़ेगा। फिल्में बनानी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज पे बनानी पड़ेंगी। बीच में भी आपको पता है तानाजी कितनी हिट हुई थी, लेकिन तानाजी भी बॉलीवुड ने उसको बहुत परेशान किया था और उसमें से डायलॉग इत्यादि जो है वो हटाने का प्रयास किया था। लेकिन अब तो अनअपोलोजेटिक हो गया है मामला, जैसे छावा में देखा आपने। और अब ऋषभ शेट्टी लेके आ रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। आप सोच सकते हैं
कि ऋषभ शेट्टी कांतारा वाले जब वो बनाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी, तो जो छोटे मोटे आपने जो अपवाद देखे छावा में वो भी नहीं रहेंगे। तो उस समय भारतीयों का सीना कितने इंच का हो जाएगा इसकी कल्पना ही की जा सकती है। तो बॉलीवुड अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उसके पास केवल एक ही उपाय है, लेकिन चूंकि उसने उस प्रकार के लेखक, उस प्रकार के डायरेक्टर, उस प्रकार के और लोग चाहिए, वो अब नहीं बचे हैं बॉलीवुड में। वो पूरी तरह से करप्ट हो चुके हैं और बॉलीवुड से आप अब कोई भी किसी भी प्रकार की आशा नहीं कर सकते। तो बॉलीवुड तो पूरी तरह से इंडस्ट्री ये समाप्त होके और उसकी राख से कोई नई इंडस्ट्री, वहाँ पर नया बॉलीवुड, एक न्यू बॉलीवुड उत्पन्न हो, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन बॉलीवुड के इस अवसान पर हमें हर्ष होना चाहिए और आगे तेलुगु और कन्नड़ा सिनेमा से, जो कि भारतीय परंपरा के साथ आज भी जुड़ाव रखते हैं, जड़ों से जुड़े हुए हैं पूरी तरह से, उनके यहाँ से जो अच्छी फिल्में आ रही हैं, उनका अब जनता पूरी तरह से मुक्त कंठ से और उनकी मुक्त कंठ से न केवल प्रशंसा कर रही है, उनको पूरी तरह से अंगीकार भी कर रही है। तो ये है कहानी है बॉलीवुड के अवसान की, क्यों हुआ और किस प्रकार से एक नए राष्ट्रीय सिनेमा का उदय हो रहा है, जो कि हमारे युवा वर्ग को सही रास्ता दिखाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।